नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओमराज क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फुली फोकस होकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जिस भी एग्जाम में आपके सोशोलॉजी पूछी जाती है, सभी एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाला ये सेशन। और जो स्टूडेंट सेशन में नए हैं उनको बता दिया जाए, आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चन और एंड में आपको अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में बताना है। इससे दो बेनिफिट होगा। पहला, आप सेशन को कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे बिकॉज आपको एंड में अपना मार्क्स बताना है। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे और भी क्वेश्चंस लाने का, राइट? सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बिकॉज टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रिगेन्ड। First question is, who wrote the book A Vindication of the Rights of Women? A Vindication of the Rights of Women पुस्तक किसने लिखी है? फर्स्ट ऑप्शन मैरी वोस्टनक्राफ्ट, सेकेंड ऑप्शन सिमोन दी बुबुएर, थर्ड ऑप्शन बेटी फ्रीडन, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो A Vindication of the Rights of Women ये बुक आपका पब्लिश हुआ था 1792 में और किसके द्वारा लिखा गया था? मैरी वोस्टनक्राफ्ट के द्वारा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मैरी वोस्टनक्राफ्ट। और अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन यही बुक है जिसने फर्स्ट वेब ऑफ फेमिनिज्म को जागृत करने का काम किया था। और हम बात करते हैं सिमोन दी बुबुएर की, तो इनके बुक का नाम आपको नहीं भूलना, आपके पेपर में पूछा गया था, द सेकेंड सेक्स। और इसी बुक में सिमोन के द्वारा बोला गया, नारी पैदा नहीं होती, नारी बनाई जाती है। हम बेटी फ्रीडन की बात करते हैं तो बेटी फ्रीडन ने सेकेंड वेब में काफ़ी अहम रोल प्ले किया था। इनकी बुक द फेमिनिन मिस्टिक, इसी बुक ने सेकेंड वेब ऑफ फेमिनिज्म जो था उसको जन्म देने का काम किया था। तो आपको ध्यान में रखना, मैरी वोस्टनक्राफ्ट की जो बुक है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये किससे रिलेटेड है? फर्स्ट वेब से। वहीं सेकेंड वेब से क्या रिलेटेड है? द फेमिनिन मिस्टिक, जो कि बुक किसकी है? बेटी फ्रीडन की, राइट? Second question is, achieved status is primarily associated with which sociological concept? अर्जित परिस्थिति मुख्य रूप से किस समाजशास्त्रीय अवधारणा से जुड़ी होती है? फर्स्ट ऑप्शन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण, सेकेंड ऑप्शन अकल्चुरेशन, पर संस्कृति ग्रहण, थर्ड ऑप्शन डेवियंस विचलन, फोर्थ ऑप्शन सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका अचीव्ड स्टेटस होता है, अर्जित परिस्थिति, ये किसी इंडिविजुअल का सोशल पोजीशन होता है जो अक्वायर करता है अपने एक्शन से, अपने एफर्ट से, अपने एजुकेशन स्किल से। ये आपको बर्थ के द्वारा नहीं मिलता है, ध्यान में रखना है। जो आपका एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है वो आपको बर्थ के द्वारा मिलता है, बट जो अचीव्ड स्टेटस है वो आपको प्राप्त करना पड़ता है। जिस लाइक आपको प्रोफेसर बनना है, आपको लेक्चरर बनना है, तो उसके लिए आप अपने एजुकेशन से, अपने एफर्ट से वो पोजीशन प्राप्त कर पाएंगे, तो वो आपका क्या है? अचीव्ड स्टेटस। तो इसके एग्जाम्पल में भी आपके जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, टीचर हो गया, ये आप बर्थ के द्वारा तो बनेंगे नहीं। इसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, अपने एजुकेशन वगैरह को यूज करना पड़ेगा, तब जाके आप बनेंगे। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अचीव्ड स्टेटस किससे एसोसिएट करता है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अकल्चुरेशन। कल आपने देखा ही था, अकल्चुरेशन में क्या होता है? जब दो जो कल्चर होता है आपस में कांटेक्ट जब करते हैं तो उनमें मोर और लेस एक दूसरे की जो चीज़ें होती हैं, जो उनके ट्रेड्स होते हैं, वैल्यूज़, नॉर्म्स होते हैं, वो एक दूसरे में आदान प्रदान हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हम डेवियंस की बात करें तो जो हमारे जो सोशल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उससे हटके काम करना, ये क्या हो गया? हमारा डेवियंस हो गया। और सोशल कंट्रोल आपको पता ही है, स्टेट हो गया, रिलीजन हो गया, इनके द्वारा आप पर सोशल कंट्रोल किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर? ऑप्शन ए, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। थर्ड क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अ सोशल एक्टर परफॉर्म्स एनी एक्शन वॉलेंटरली? निम्नलिखित में से किसके अनुसार सामाजिक कर्ता किसी भी क्रिया को स्वैच्छिक रूप में करता है? फर्स्ट ऑप्शन टैलकेट पार्सन, सेकेंड ऑप्शन आर के मर्टन, थर्ड ऑप्शन क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, फोर्थ ऑप्शन नीरा देसाई। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो टैलकेट पार्सन्स के अकॉर्डिंग सोशल एक्टर जो होते हैं किसी भी एक्शन को वॉलेंटरली करते हैं। दिस मीन्स दैट एक्टर एक्शन से रिलेटेड लक्ष्य साधनों के जो अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उसका इलेक्शन वो कैसे करता है, उसका चुनाव कैसे करता है? अपने बिल के अकॉर्डिंग। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, टैलकेट पार्सन्स। Fourth question is, who first introduced the concept of defunctionalization in the context of family? परिवार के संदर्भ में बी प्रकारीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? फर्स्ट ऑप्शन ऑगस्ट काम्ट,
सेकेंड ऑप्शन टैलकेट पार्सन्स, थर्ड ऑप्शन विलियम ऑकबर्न, फोर्थ ऑप्शन मैक्स वेबर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम सबसे पहले जानते हैं डीफंक्शनलाइजेशन, बी प्रकारीकरण होता क्या है। तो एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें किसी संस्था, इंस्टीट्यूशन अथवा समूह के कार्य दूसरी संस्थाओं अथवा समूहों द्वारा ले लिए जाते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले किसने दिया था? विलियम ऑकबर्न ने अन्य संस्थाओं द्वारा परिवार के प्रकारों के हस्तांतरण के लिए किया था। तो ध्यान में रखना, बी प्रकारीकरण क्या होता है? एक ऐसा कंडीशन है जिसमें किसी संस्था अथवा समूह का कार्य दूसरी संस्थाओं अथवा समूहों द्वारा ले लिए जाते हैं। तो विलियम ऑकबर्न एनालाइज हाउ फैमिली फंक्शन सच एज इकोनॉमिक प्रोडक्शन, एजुकेशन, हेल्थ केयर ट्रांसफर हो जाता है किसी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन में ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विलियम ऑकबर्न। Fifth question is the Frankfurt School is considered neo-Marxist and revisionist because फ्रैंकफर्ट स्कूल को नव मार्क्सवादी एवं संशोधनवादी कहा जाता है क्योंकि It tried to bring amendment in traditional Marxism by criticizing economic determinism। आर्थिक निर्धारणवाद की आलोचनाओं द्वारा इसने पारंपरिक मार्क्सवाद में संशोधन लाने का प्रयास किया। Second, it enriched the theory by adding elements of psychoanalysis and sociology to the shortcomings of Marxist theory। इसने मार्क्सवादी सिद्धांत की कमियों को मनोविश्लेषण एवं समाजशास्त्र के तत्वों को जोड़कर सिद्धांत को समृद्ध किया। थर्ड, दिस स्कूल वॉज पेसिमिस्टिक अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ रेवोल्यूशनरी चेंज इन कैपिटलिज्म बाय द वर्किंग क्लास। कामगार वर्ग द्वारा पूंजीवाद में क्रांतिकारी परिवर्तन की संभावना के प्रति यह संप्रदाय निराशावादी रहा। Fourth, it gave more importance to culture than economics and studied in the field of music, literature and aesthetics। इसने अर्थशास्त्र की अपेक्षा संस्कृति को अधिक महत्व देकर संगीत, साहित्य, सौंदर्यपरकता के क्षेत्र में अध्ययन किया। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपको कोट्स दिया गया है, करेक्ट आंसर चूज करना है। क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है ओनली 1, सेकेंड ऑप्शन है ओनली 2 and 4, थर्ड ऑप्शन है ओनली 1, 2 and 3, फोर्थ ऑप्शन है 1, 2, 3 and 4। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय जो है, फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है, उसको नव मार्क्सवादी, नियो मार्क्सिस्ट या फिर संशोधनवादी किस लिए कहा जाता है? क्योंकि आर्थिक निर्धारणवाद की आलोचनाओं द्वारा इसने पारंपरिक मार्क्सवाद में संशोधन लाने का प्रयास किया। ये भी हमारा करेक्ट है। इसने मार्क्सवादी सिद्धांत की जो कमी थी, जो शॉर्ट कमिंग्स थे, उसको साइको एनालिसिस और सोशोलॉजी के तत्वों को जोड़कर इस सिद्धांत को समृद्ध करने का प्रयास किया था। ये भी हमारा करेक्ट है। और थर्ड क्या है? कामगार वर्ग द्वारा पूंजीवाद में क्रांतिकारी परिवर्तन की संभावना के प्रति यह जो संप्रदाय था निराशावादी रहा। ये भी हमारा करेक्ट है। और इसने इम्पोर्टेंस दिया कल्चर को ज़्यादा, किसके बजाय? इकोनॉमिक्स के बजाय। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1, 2, 3 and 4। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर चर्चा कर लेते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल से रिलेटेड। तो 1923 में फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च में इसको इस्टेब्लिश किया गया। इनके फिलोसॉफिकल बेस की बात करें तो मार्क्सिज्म रहा है, फ्रायड का साइको एनालिसिस रहा है, जो उनका मनोविश्लेषण रहा है, और हीगल का डायलेक्टिक्स। और इसका पर्पस क्या रहा है? क्रिटिकल थ्योरी डेवलप करना। और इन्होंने क्रिटिसाइज किया था मार्क्सवाद को, मार्क्सिज्म को। उनका कहना है, जो फ्रैंकफर्ट स्कूल वाले हैं, इनका कहना है कि केवल जो इकोनॉमिक होती है, जो आर्थिक ढांचा है, केवल उस पर ही बात नहीं करना चाहिए। उसके साथ ही साथ हमें जो कल्चर है, संस्कृति है, आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, मीडिया है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और हम इनके मेजर थिंकर की बात करें, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे आता है कि फ्रैंकफर्ट स्कूल से इनमें से कौन रिलेटेड है या फिर इनमें से कौन रिलेटेड नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा जब पूछा जाएगा? तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको उनका नाम आना चाहिए कि कौन फ्रैंकफर्ट स्कूल से रिलेटेड है। तो मैक्स हार्कहाइमर हो गए, थियोडर अडोर्नो हो गए, हर्बर्ट मार्क्यूज हो गए, और एरिक फ्रॉम और जर्गन हैबरमास। तो ये हमारे फ्रैंकफर्ट स्कूल से रिलेटेड है। तो हम बात करते हैं मार्क्यूज का। तो मार्क्यूज का विचार था कि जो मॉडर्न सोसाइटी है वो क्रिटिकल थॉट को सप्रेस कर देता है। तो अगर पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, किसका विचार था कि मॉडर्न सोसाइटी आलोचनात्मक सोच को दबा देता है, क्रिटिकल थॉट को सप्रेस कर देता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्क्यूज। वहीं पर हम अडोर्नो की बात करते हैं। तो अडोर्नो की जो मेथड है वो फिक्स कैटेगरी का विरोध करती है और कॉन्ट्राडिक्शन को स्वीकारती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फोक कल्चर इन सोशोलॉजिकल स्टडीज। लोक संस्कृति की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया। फर्स्ट ऑप्शन जॉर्ज एम फोस्टर, सेकंड ऑप्शन रॉबर्ट रैडफील्ड, थर्ड ऑप्शन ब्रॉनिस्ला मैलिनोव्स्की, फोर्थ ऑप्शन इमाइल डर्कहाइम। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो रॉबर्ट रैडफील्ड ने इंट्रोड्यूस किया आइडिया ऑफ फोक कल्चर, लोक संस्कृति की जो अवधारणा है किसने किया, रॉबर्ट रैडफील्ड ने। अपने किसके स्टडी में, युकातन लोगों पर उन्होंने स्टडी किया था, Yucatan people, and he described it as a culture in contrast to urban life और highlight किया traditional homogeneous and community oriented lifestyle। तो क्या ध्यान में रखना आपको, लोक संस्कृति की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको सबसे पहले प्रोफेसर रैडफील्ड ने युकातन लोगों के स्टडी में किया, जिसमें उन्होंने लोक संस्कृति को अर्बन लाइफ के प्रतिकूल एक विशिष्ट संस्कृति के रूप में प्रदर्शित किया है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, रॉबर्ट रैडफील्ड। सेवेंथ क्वेश्चन इज हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्रिया की संदर्भ परिधि की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने प्रस्तुत की थी। फर्स्ट ऑप्शन मैक्स वेबर, सेकेंड ऑप्शन इमाइल डर्कहाइम, थर्ड ऑप्शन टैलकेट पार्सन्स, फोर्थ ऑप्शन कार्ल मार्क्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एक्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्रिया की संदर्भ परिधि, टॉलकेट पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के विश्लेषण के संदर्भ में विकसित किया था, एनालिसिस ऑफ सोशल एक्शन। और यह सिद्धांत ये शो करता है कि व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से वॉलेंटरली लक्ष्य और साधनों का चयन करता है, लेकिन सामाजिक मूल्यों जो आपके सोशल वैल्यूज हैं और मानदंड मीन्स नॉर्म्स के सीमाओं में रहते हुए। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, टैलकेट पार्सन्स। Next question, given below are two statements in which one is labeled as assertion A and other as region R। यहाँ दो स्टेटमेंट दिया गया है, एक assertion A है और दूसरा region R है। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। assertion दिया गया ascribed status is involuntary and assigned at birth। प्रदत्त परिस्थिति जो है आपका अनैच्छिक होती है और जन्म के समय निर्धारित होती है। रीजन दिया गया है एज, जेंडर एंड कास्ट आर की फैक्टर्स ऑफ एस्क्राइब्ड स्टेटस। आयु, लिंग और जाति प्रदत्त परिस्थिति के मुख्य तत्व हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड ऑप्शन बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ऑप्शन है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी ऑप्शन है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो एस्क्राइब्ड स्टेटस जो है आपका इनवॉलेंट्री होता है, अनैच्छिक होती है और जन्म के समय ही निर्धारित हो जाता है, बर्थ के टाइम पे ही आपको असाइन हो जाता है। तो हमारा असर्शन करेक्ट है। वही हम बात करते हैं एज, जेंडर एंड कास्ट की फैक्टर एस्क्राइब्ड स्टेटस का, ये भी हमारा करेक्ट है। और रीजन जो है आपका वैलिड करता है असर्शन को। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। अचीव्ड स्टेटस एंड एस्क्राइब्ड स्टेटस के बीच में क्या डिफरेंस होता है जान लेते हैं, ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है। तो अचीव्ड स्टेटस जो आपकी अर्जित परिस्थिति है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, स्टेटस अर्नड थ्रू पर्सनल एफर्ट, एजुकेशन और अचीवमेंट, व्यक्तिगत प्रयास, शिक्षा उपलब्धियों से अर्जित स्थिति होती है आपकी अर्जित परिस्थिति। और वही एस्क्राइब्ड स्टेटस की बात करें तो ये आपको असाइन होता है बर्थ के थ्रू और इनवॉलेंट्री बेस्ड ऑन ट्रेड्स लाइक कास्ट, जेंडर और फैमिली। तो जन्म या अनैच्छिक रूप से जाति, लिंग या परिवार के आधार पर दी गई स्थिति होती है प्रदत्त परिस्थिति। वही हम कंट्रोल की बात करते हैं तो आपका इंडिविजुअल हैज़ कंट्रोल ओवर इट, तो व्यक्ति को इस पर नियंत्रण होता है अचीव्ड स्टेटस में। वहीं एस्क्राइब्ड स्टेटस में इंडिविजुअल हैज़ नो कंट्रोल ओवर इट, तो व्यक्ति को इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। हम चेंजेबिलिटी की बात करें, परिवर्तनशीलता, तो अचीव्ड स्टेटस कैन चेंज ओवर टाइम विद एफर्ट, प्रयास से समय के साथ बदल सकती है आपका अर्जित परिस्थिति। जैसे कि आप अभी किसी स्कूल में टीचर हैं तो बाद में आप अपने एफर्ट के थ्रू कहीं पर आप प्रोफेसर बन सकते हैं, तो आपने अपने एफर्ट के थ्रू अपनी स्टेटस को चेंज कर लिया, तो ये है आपका अचीव्ड स्टेटस। और एस्क्राइब्ड स्टेटस यूजुअली फिक्स्ड एंड लाइफ लॉन्ग, आमतौर पर स्थायी और जीवन भर रहती है। आपका जन्म मेल में हुआ या फीमेल में हुआ तो आप जीवन भर वही रहने वाले हैं, अगर साइंस के थ्रू आप चेंज ना करा लें तो। और आपका कास्ट, आपने जिस कास्ट में जन्म लिया उसी कास्ट में मरेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, एस्क्राइब्ड स्टेटस। तो हम बेसिस की बात करते हैं, क्या आधार रहता है अचीव्ड स्टेटस का, तो आपका मेरिट हो गया, स्किल हो गया, एजुकेशन हो गया, अचीवमेंट्स हो गए, तो ये क्या है हमारे अचीव्ड स्टेटस। और
एस्क्राइब्ड स्टेटस के बेसिस की बात करें तो क्या हो जाएगा, बर्थ हो जाएगा, ट्रेडिशन हो जाएगा, सोशल नॉर्म्स हो जाएगा, जन्म परंपरा, सामाजिक मानदंड, इनके बेसिस पे जो स्टेटस आपको दे दिया जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, प्रदत्त परिस्थिति। हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो अचीव्ड स्टेटस में क्या होगा, डॉक्टर, इंजीनियर, एथलेटिक्स और स्कॉलर्स हो गए, ये क्या हो गया हमारे अचीव्ड स्टेटस। जन्म से ही तो कोई डॉक्टर, इंजीनियर, एथलीट या फिर स्कॉलर नहीं बन जाता, वो अपने एजुकेशन, अपने स्किल, अपने मेरिट के बेसिस पे बनता है, तो ये क्या हो गया आपका अचीव्ड स्टेटस। वहीं एस्क्राइब्ड स्टेटस की बात करें तो आपका जेंडर आप नहीं डिसाइड करेंगे, पहले से डिसाइड रहता है। आप किस कास्ट में जन्म ले रहे हैं ये भी आप डिसाइड नहीं करेंगे। एथनिसिटी आपका नस्ल हो गया, फैमिली बैकग्राउंड हो गया, ये सब पहले से डिसाइड रहता है आपके जन्म से। तो ध्यान में रखना है एस्क्राइब्ड स्टेटस क्या हो गया, आपने जन्म लिया इंसान के रूप में, उसके थ्रू आपको जो स्टेटस मिल गया वो क्या है आपका एस्क्राइब्ड स्टेटस। और अचीव्ड स्टेटस क्या होगा, आपने जन्म लेने के बाद जो जो किया उसके बेसिस पे जो आपने अचीव किया वो हो जाएगा आपका अचीव्ड स्टेटस। आई होप आप समझ गए होंगे दोनों के बीच में डिफरेंस, अचीव्ड स्टेटस अर्जित परिस्थिति और एस्क्राइब्ड स्टेटस प्रदत्त परिस्थिति के बीच में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड आर टिपिकली यूज्ड इन एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त डेटा संग्रह विधियां सामान्यतः किस प्रकार की होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन केवल मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव ओनली। सेकेंड ऑप्शन केवल गुणात्मक, क्वालिटेटिव ओनली। थर्ड ऑप्शन मिश्रित विधियां, मिक्स्ड मेथड। फोर्थ ऑप्शन तृतीय पक्ष द्वारा एकत्र डेटा, थर्ड पार्टी कलेक्टेड डेटा। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आपका एक्शन रिसर्च होता है कंबाइंड रहता है बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जो आपके सर्वे वगैरह होता है, सर्वे वगैरह हो गया, ये क्या हो गया हमारा क्वांटिटेटिव। वहीं क्वालिटेटिव की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरव्यू हो गया, या आप अपने रिसर्च के दौरान किसी ग्रुप को फोकस कर रहे हैं, ये आपका क्वालिटेटिव मेथड में आ जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मिश्रित विधियां, मिक्स्ड मेथड। और ये किस लिए किया जाता है, टू गेन अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू एंड इट्स इम्पैक्ट, राइट। तो एक्शन रिसर्च क्या होता है, तो एक्शन रिसर्च क्या है, क्रियान्मुखी शोध के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक्शन रिसर्च क्या है, स्पेसिफिक फॉर्म है अप्लाइड रिसर्च का। क्रियान्मुखी शोध व्यवहारिक शोध का एक विशिष्ट रूप है और इसका प्राइमरी गोल क्या होता है, टू डिस्कवर इफेक्टिव मीन्स फॉर डिजायर्ड सोशल चेंज। वांछित सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रभावकारी साधनों को डिस्कवर करना होता है। और मोस्ट एक्शन रिसर्च इज मोटिवेटेड बाय अ डिजायर टू मॉडिफाई और इम्प्रूव अ सोशल सिचुएशन और कंडीशन। तो अधिकांश क्रियात्मक शोध जो होता है किसी सामाजिक स्थिति अथवा दशा में संशोधन अथवा सुधार की इच्छा से प्रेरित होती है। और इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च मीन्स जो एक्शन रिसर्च होता है आपका, रिसर्चर ऑफन बिकम अ पार्टिसिपेंट इन द प्लान पॉलिसी प्रोग्राम। तो इस प्रकार की शोध में शोधकर्ता कई बार स्वयं नियोजित नीति कार्यक्रमों में सहभागी बन जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए एक्शन रिसर्च में जो रिसर्चर होता है उसका पार्टिसिपेशन कैसे रहता है, तो वो एक्टिव रहता है। एंड रिसर्चर्स यूटिलाइज देयर, जो उसका नॉलेज होता है और जो उसका रिसर्च एक्सपीरियंस होता है वो किसको दे देता है, जो ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटीज़ में जो अपने सर्विसेज दे रहा है। तो शोधकर्ता अपने ज्ञान और शोध अनुभव का प्रयोग उन संगठनों और समुदायों में करते हैं जिनमें उनकी सेवाएं ली जाती हैं। Last question is, who said that folk culture may be viewed as a common way of life that represent some or all of the people of a region's various villages, towns and cities? किसने कहा था कि लोक संस्कृति को एक ऐसी सामान्य जीवन शैली के रूप में देखा जा सकता है जो किसी क्षेत्र के अनेकों गांव, कस्बों तथा नगरों के कुछ अथवा सभी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। फर्स्ट ऑप्शन टैलकेट पार्सन, सेकेंड ऑप्शन रॉबर्ट रैडफील्ड, थर्ड ऑप्शन ब्रोनिस्ला मेलिनोव्स्की, फोर्थ ऑप्शन जॉर्ज एम फोस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तब तक हम बात कर लेते हैं रॉबर्ट रैडफील्ड के बारे में और जॉर्ज एम फोस्टर, इनका फोक कल्चर लोक संस्कृति के बारे में क्या व्यूज है। तो रैडक्लिफ के अकॉर्डिंग फोक कल्चर जो आपका लोक संस्कृति है वो अर्बन कल्चर के विपरीत होता है। जहां अर्बन लाइफ कॉम्प्लेक्स, डाइवर्स, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच लिए होता है, वहीं लोक संस्कृति जो है वो सामूहिकता, कलेक्टिविज्म, परंपरा, ट्रेडिशन और समानता, इक्वालिटी पर आधारित होता है। वहीं हम जॉर्ज एम फोस्टर की बात करें तो जॉर्ज एम फोस्टर के अकॉर्डिंग जो लोक संस्कृति होती है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, होमोजीनियस लाइफ स्टाइल एंड सोशल स्ट्रक्चर, एक समान जीवन शैली और सामाजिक संरचना है। और ये बात किसने कहा था कि लोक संस्कृति को एक ऐसे सामान्य जीवन शैली के रूप में देखा जा सकता है जो किसी क्षेत्र के अनेकों गाँव, कस्बों तथा नगरों के कुछ अथवा सभी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज एम फोस्टर, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
चलिए फिर अब आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और ये रहा आपका टेलीग्राम हैंडल जहां से आप इस सेशन की क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, वी विल मीट अगेन न्यू अनदर सेशन। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।